हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। नीट 2024 में जिस दिन से रिजल्ट आया है उसी दिन से एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा और क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। बस एक ही पॉइंट पर थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका रिनीट कराया जाए। वो रिनीट जो है वो 23 जून को शेड्यूल्ड है और 30 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि क्या सिर्फ इतने ही बच्चों का रिनीट होगा, रिनीट सभी स्टूडेंट्स के लिए अलाउ किया जाएगा या कम से कम वो स्टूडेंट जो फ्रॉड हैं, जो गलत तरीके से मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए हैं उनको अलग किया जाएगा। ये सभी चीजें अभी जो है क्वेश्चन मार्क की तरह हैं, लेकिन जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मुद्दे को बड़ा स्ट्रांगली उठाया जा रहा है और सबसे अहम बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको प्रायोरिटी से ले रही हैं। वो नीट स्कैम को एक बहुत ही मुख्य मुद्दे की तरह उठा रही हैं और उससे भी ऊपर बात कर डिफरेंट न्यूज चैनल्स जो हैं जो इसके पहले सेलेक्टेड न्यूज दिखाते थे वो भी इस मुद्दे पर हर दिन जो अपडेट है उसको प्रायोरिटी के साथ अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि रीनीट होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आइएगा, शुरुआत नीट 2024 का बेटा कब से होता है? जब पब्लिक नोटिस आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो ये बेटा नोटिफिकेशन सबसे पहले 9 फरवरी को आता है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ और ये 9 मार्च को 9 बजे शाम तक मौजूद था। तो इस फर्स्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि 9 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 9 मार्च तक फॉर्म भरा जा सकता था। पूरा 1 महीने का टाइम था। तो जितना जागरूक बच्चा था, जितना कॉम्पिटेंट बच्चा था, जितना सीरियस बच्चा था, उन सभी ने 9 मार्च तक फॉर्म भर दिया था। कुछ केस में यह आया कि एंड में यानी मार्च के जो फर्स्ट वीक में हुआ तो कहीं कहीं पर वेबसाइट हैंग कर रहा था, कंजेशन था। तो ये थोड़ा सा नॉन सीरियस बच्चा था या किसी के मन से निकल गया हो, लेकिन फिर भी फॉर्म भर दिए गए। इसके बाद अगला नोटिफिकेशन आप देखिएगा वो क्या आता है, एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर, ये अगला नोटिस आता है। ये नोटिस 9 मार्च को आया, एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। In support of the students community, the registration for the receiving online application form for NEET UG 2024 is extended as follows. Last date for the receiving online application form 16 मार्च 2024 की रात 10:50 तक एक्सटेंड किया गया। यानी 1 हफ्ते का एक्सटेंशन आया। यहाँ तक भी चीजें हमें ठीक लग रही हैं क्योंकि चलिए आपने 1 महीने का टाइम दिया, आपने उसमें किसी वजह से कुछ के फॉर्म रह गए तो 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया। सारा स्कैम जो हमें आपको दिखाई दे रहा है वो इस नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन देखिएगा, सारा खेल यहां से शुरू होता है। 8 अप्रैल को नोटिस आता है, ये रीओपन द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। We have received various representation from the stakeholders with the request to reopen the registration window of the NEET 2024. Based on the representation, it has been decided to reopen the registration window for NEET 2024 as follows. अब इस नोटिस में देखिएगा, एनटीए स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहरबानी कर रहा है कि 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन की गई, फिर 1 हफ्ते के लिए फिर ओपन की गई और सभी सीरियस स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया था। उसके बाद ये विंडो वापस रीओपन की गई और इसकी डेट जो थी 9 से 10 अप्रैल थी। सारा खेल इसमें हुआ है क्योंकि मैं पर्सनल नोट पे बताऊं, जब ये विंडो ओपन हुई तो मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ और मैंने अपने आसपास के जो टीचर्स और अथॉरिटी हैं जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनसे मैंने कहा भी कि शायद कोई बहुत ही प्रभावशाली कोई लीडर है, कोई नेता है या कोई अधिकारी है जिसके बच्चे का फॉर्म शायद रह गया है या नहीं भरा है, इसलिए उन कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए विंडो ओपन की गई है। तो मुझे उम्मीद थी कि इसमें 100-200 फॉर्म आने चाहिए और वो भी ये जो बच्चे होंगे ये फिर समझ लीजिए कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप वाले बच्चे होंगे, लेकिन 100-200 आएंगे। चलिए मान लेते हैं 1000-1500 फॉर्म होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद था क्योंकि इतने बेवकूफ बच्चे नहीं हैं जिन्होंने 2 बार चांस ऑफ रजिस्ट्रेशन को मिलने के बाद रजिस्टर ना किया हो। बच्चा उस दौरान अगर उससे रजिस्टर नहीं हो रहा तो अपनी पढ़ाई को साइड में रख करके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लग जाता है। पूरे दिन में जिस समय कंजेशन कम होता है उस समय जाकर के रजिस्ट्रेशन करता है। बेटा कमाल की बात यह है कि इन 2 दिनों में 100-200 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, इन 2 दिनों में 1000-1500 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, इन 2 दिनों में लगभग
24,242 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए। एक आध नंबर ऊपर ऊपर हो सकता है, जो मुझे हो सकता ना ध्यान हो, लेकिन 24,200 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। सारे मुन्ना भाई एमबीबीएस यहाँ बैठे हैं। ये आप समझिए कि इस सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे काम नहीं हो रहा है, इसमें एनटीए के अधिकारी मिले हुए हैं। और एनटीए का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इनके मेन हेड ऑफिस को भी, सेंट्रल ऑफिस को मत समझिएगा। ये आप ये समझिए कि जो सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये उस लेवल पे ये कांड हो रहा है। अगर इसमें सीबीआई जांच होगी तो यकीन मानिए बच्चों कि इसमें जो फ्रॉड है ये सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल पे नहीं मिलेगा, सिटी लेवल पर आप पाएंगे कि वहां के जो सिटी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों ने इसमें बहुत बड़ा खेल किया है। इसमें नकल कराने के ठेके जो हैं ये उन जगहों पे नहीं लिए जाते हैं जहां पर बड़ी आसानी से लोगों की नजर जाए। इसमें थोड़े से डीप के सेंटर लिए जाते हैं, वहां पर इन पे मास कॉपिंग कराई जाती है। तो अगर आप देखें तो नीट का घोटाला जो है वो वास्तव में 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच ही दिखने लगा। 24,200 लोगों की क्या रैंक है, इन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, तो इन बच्चों का क्या क्या पता करना चाहिए। एक तो इनकी नीट की परफॉर्मेंस देखी जाए कि 2024 में इनके मार्क्स वगैरह क्या हैं, इनके सेंटर कहां पर थे, ये बच्चे क्या ग्रुप में एक साथ तो नहीं बैठाए गए सेंटर पे। इनकी सिटिंग प्लान को देखना चाहिए कि इनकी सिटिंग प्लान क्या है। इनकी 12th और 10th की मार्कशीट देखिए कि इन स्टूडेंट्स की 10th एंड 12th की मार्कशीट का क्या हालचाल है, किस साल उन्होंने 10th एंड 12th किया था, उनकी मार्कशीट का क्या हालचाल है। उनके आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सॉल्वर गैंग के बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। एक रूम में बेटे ये बच्चे बैठा दिए जाएंगे और हर सब्जेक्ट के 2-2 सॉल्वर बैठाए जाएंगे स्पीड बनाने के लिए। फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, जियोलॉजी के 2, बॉटनी के 2, वो सॉल्व करेंगे और फिर आंसर को स्प्रेड करेंगे। ये तो मैंने एक तरीका बताया, इस तरह के 50 तरीके ये लोग निकाल लेते हैं बच्चों तक सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का आंसर पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ बहुत सी जगह पर तो ओमार शीट को खाली छोड़ देने के लिए कहा जाता है ऐसे सेटिंग वाले स्टूडेंट्स को, और उनकी ओमार जो है वो बाद में भर दी जाती है एग्जाम सेंटर पर ही बिफोर पैकिंग। तो सारा खेल जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हो जाता है और उसके बाद आप देखिए क्या होता है। उसके बाद बेटा 5 मई को एग्जाम होता है। 5 मई के एग्जाम के दिन बहुत ही अफरा तफरी वाले कुछ सेंटर पर वाकयात होते हैं। कुछ जगहों पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया तो वहां पर स्टूडेंट्स ने अफरा तफरी की। मुझे तो यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी बात को जेंटली रखते हैं, स्ट्रांगली रखते हैं, लेकिन वो बाहर भाग आएंगे, अफरा तफरी करेंगे। तो ये वो कौन से स्टूडेंट हैं? एक सीरियस स्टूडेंट जो है वो सेंटर से बुकलेट को लेकर नहीं भागता है, वो केवल अपनी बात को सही तरीके से रखता है। तो यहीं से पता चलता है ये नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बुकलेट को लेकर के बाहर आने की कोशिश की, प्रश्न पत्र को लेकर बाहर आने की कोशिश की। और वहां पर तो कहते हैं कि इतनी तोड़फोड़ हुई कि दरवाजे वगैरह तोड़ दिए गए, तो बच्चों का समय का नुकसान हुआ। और जिन सेंटर्स पे बच्चों को टाइम का लॉस हुआ वहां पर उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स बड़ी आसानी से एनटीए ने दे दिया, विदाउट एनी साइंटिफिक फार्मूला, विदाउट एनी लॉजिक, बस उठा करके 2018 के कोड के फ्लैट को में दिए गए ग्रेस मार्क्स के आधार पे दे दिया, जबकि वो ऑनलाइन एग्जाम होता है या ऑफलाइन एग्जाम होता है। और अगर ये 718, 719 वाले बच्चों की मार्कशीट अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना आती तो शायद एनटीए मानता ही नहीं कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। खैर, ग्रेस मार्क्स देने वाले बच्चों का एग्जामिनेशन 23 जून को होना है। अब मुद्दा ये है, ये फर्ज नहीं बनता है क्या एनटीए का कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि जिन स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था उनको फाइंड आउट करे और उन बच्चों को भी रीनीट में बैठने का मौका दे। अब अगर ये नहीं कर सकते तो सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच में अगर ये आता है कि कुछ सेंटर पर मास कॉपिंग हुई है और ऐसे बहुत से विद्यार्थी पकड़े जाएंगे जो मास कॉपिंग में इन्वॉल्व है, तो उन बच्चों को फाइंड आउट करके उनको नीट के एग्जाम से अलग किया जाए और उस सेंटर पर बाकी जो शंका में आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको रीनीट देने के लिए वापस चांस मिलना चाहिए। मेरे अनुसार तो है कि पूरे पेपर को रद्द करके पुनः नीट कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि इसमें वो बच्चे नाराज होंगे जिनके 650 से ऊपर या 660 से ऊपर नंबर है, उन्हें लगेगा भाई अब हम कम समय में फिर से तैयारी करके अगर नीट देंगे तो हो सकता है हमारे मार्क्स उतने ना आए। तो इसका भी उपाय हो सकता है बेटा कि एनटीए रीनीट कराने के लिए सिर्फ 15-20 दिन का टाइम ना देना, वो कम से कम 1.5 महीने का टाइम दे। और 6 हफ्ते काफी होते हैं, 1.5 महीने काफी होते हैं आपके 2 रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अच्छा बच्चा 1.5 महीने में 2 बढ़िया रिवीजन कर लेता है। कुछ बच्चों का प्रश्न है क्या रीनीट होगा, तो बेटे रीनीट होगा या नहीं होगा वो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सबसे बड़ा डिसीजन तो
8 जुलाई को होगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठेगी और नीट के सारी पिटीशन को सुनेगी। तो 8 जुलाई को जो हियरिंग होगी, निर्णय तो उसी दिन हो पाएगा। बस एक यहाँ पर शंका का विषय ये है कि उससे पहले शायद 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। हो सकता है डेट शायद 6 जुलाई है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हुई और उन बच्चों ने जाकर के उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, तब एक ऐसा ट्रेंड दिखा है प्रीवियस ईयर्स में कि तब फिर रिनीट होने के चांस थोड़े कम लगते हैं, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है। तो ओवरऑल बात ये बेटी आती है कि 8 जुलाई का जो दिन है वो आप सभी मेडिकल जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये मैटर सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिन बच्चों के साथ नीट 2024 में अन्याय हुआ है उनके लिए दिन इंपॉर्टेंट है। इवन ये फ्यूचर में 2025 से लेकर के ऑनवर्ड जो आगे आने वाले ईयर्स में जब नीट का एग्जाम होगा वो कितना फेयर होगा और उसके ऊपर बच्चों का ट्रस्ट कितना होगा, ये इस दिन के डिसीजन पर, या इस दिन के डिसीजन ना हो तो इस दिन की हियरिंग से एक हमें डायरेक्शन तो जरूर मिलेगी। तो बेटे 8 जुलाई तक का थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है। हाँ, उससे पहले अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम प्रशासनिक लेवल पर ही गलतियां पा करके रिनीट को अनाउंस कर देते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है तो रिनीट को अगर गवर्नमेंट 8 जुलाई से पहले अनाउंस कर देती है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। क्या पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें, ये बच्चों का कहना है। क्या सर पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें? पढ़ाई तो बेटा स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि आपके नीट एग्जाम हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इस दौरान आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। कुछ बच्चों ने आज से हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ाई थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को एक बार फिर से ट्रैक पे ले आइए, क्योंकि अगर ये निर्णय होते होते 8 जुलाई और उसके बाद का समय लग गया और फिर सडनली अगर कम समय में ही रिनीट का अनाउंसमेंट हो गया तो आप में से कई बच्चों को कठिनाई हो सकती है। और आप में से जो बच्चे बहुत ही टेंस हैं, उनको लगता है कि कितने पे कट ऑफ मिल सकता है, कितने पे कॉलेज मिल सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैं एक अंदाजा आपको दे दूं। अगर बेटा यही रिजल्ट रहता है तो जनरल कैटेगरी में 656 या 657 नंबर वाले बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी। पहला तो ये है। दूसरा, स्टेट में ये कट ऑफ जो है, यानी इन मार्क्स पर जिन बच्चों की ये मार्क्स हैं उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट लेवल पे रैंक थोड़ी सी बेटर होगी। यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपी स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी रैंक बुरी होने के बावजूद भी जो स्टेट रैंक होगी वो थोड़ी सी सुधरेगी। तो मुझे ये ऐसी उम्मीद है कि यूपी स्टेट में जो कट ऑफ है वो 635 से 640 के बीच मार्क्स पाने वाले बच्चों को सीट मिल सकती है। जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स की ये बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 नंबर या 2 नंबर आप नीचे रख सकते हैं। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है 640 मार्क्स वाले बच्चे को यूपी स्टेट के अंदर एमबीबीएस की जनरल कैटेगरी में सीट मिल जानी चाहिए। बेटे इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि यूपी स्टेट की खुद की अपनी स्टेट रैंक ना बन जाए। एक बार यूपी स्टेट का रिजल्ट बन जाए, उनकी रैंक बन जाए, तब आपको लगभग कंफर्म बता सकते हैं कि इस मार्क्स तक आपको सीट मिल सकती है। ओवरऑल जो 635 या उससे ऊपर नंबर स्टूडेंट्स लाए हैं वो यूपी स्टेट के हैं, तो उनको मुझे लगता है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि उनको एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी। बस यही बात इस वीडियो में करनी थी। और आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटा हम आपसे यही कहेंगे कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बुरी से बुरी स्थिति की तैयारी करें और अच्छा होने की उम्मीद करें। इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।